एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, यानी रेस्पिरेशन के टॉपिक के साथ आए हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो लेक्चर पे हमने पूरा फोटोसिंथेसिस टॉपिक कंप्लीट किया है। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने फोटोसिंथेसिस टॉपिक को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखिए, जाकर उसको समझिए, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर हम रिलेट करवाएंगे फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन ही देख लेते हैं, क्या रिलेशन होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच। तो मैं बता दूं आपको, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दोनों क्या है, एक तरीके की प्रोसेस है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस है? फूड के फॉर्मेशन करने की प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है? उसी फूड को फिर से ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस है। मीन्स जिन चीज़ों से मिलकर यहाँ पर फूड फॉर्म हो रहा था वही चीज़ें ब्रेक डाउन करके यहाँ पर निकाली जा रही हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का यूज़ करते हैं और शुगर फॉर्म करते हैं, यानी अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं। प्लस एक एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, ऑक्सीजन, जो कि यूज़ में आती है रेस्पिरेशन के। तो ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन यूज़ होती है शुगर को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर शुगर ब्रेक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और फिर से वही प्रोडक्ट फॉर्म करता है जो उस शुगर को बनाने में यूज़ हुए थे। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट फंक्शन है। मीन्स जो चीज़ें यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही हैं एज ए रॉ मटेरियल, वही चीज़ें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें रिलीज हो रही हैं। मीन्स एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रही हैं। ठीक है, अब व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन क्या है? जनरली बच्चे बोल देते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना। तो सांस लेना ही सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं है बच्चों। रेस्पिरेशन एक बड़ी लंबी प्रोसेस होती है जिसमें सांस लेना सिर्फ उसका एक स्टेप है। ठीक है, यानी ये सिर्फ एक तरह का एक्सटर्नल प्रोसेस है जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर डालते हैं। ठीक है, मीन्स हमारा शरीर ऑक्सीजन लेता है और उसको लंग्स में फिल करता है और लंग्स से होते हुए यही ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ब्लड में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ये ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। मीन्स कहाँ जाता है, टिश्यू के पास जाता है ऑक्सीजन को लेकर। टिश्यू के अंदर ऑलरेडी क्या हो रहा होता है, फंक्शन हो रहा होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन। इस मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या होता है, जो भी फूड उसके अंदर अवेलेबल होता है वो फूड ब्रेक डाउन हो रहा होता है। ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है। मीन्स टिश्यू के अंदर पहले से ही कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, जो पहली वाली ब्रीथिंग से आई है, प्लस उसके पास फूड प्रेजेंट है। उस फूड को वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है और इससे CO2 रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है मेटाबॉलिक प्रोसेस। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू टिश्यू में CO2 पहले से जो प्रेजेंट होता है उसको ब्लड ले लेता है और ब्लड अपने पास जो प्रेजेंट था ऑक्सीजन उसको दे देता है। मीन्स यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज करता है टिश्यू के बीच में। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है ब्लड वापस लंग्स के पास और लंग्स इसको वापस से एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं। मीन्स जब हम सांस को छोड़ते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, जिसमें ये सिर्फ पार्ट, ब्रीदिंग वाला पार्ट, सिर्फ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है और इसके अंदर जो टिश्यू लेवल पर रेस्पिरेशन होता है उसको सेलुलर लेवल का रेस्पिरेशन कहते हैं, या तो फिर टिश्यू लेवल का रेस्पिरेशन कहते हैं, या फिर इंटरनल लेवल का रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन अगर देखिए आप, तो जो प्रोडक्ट प्लांट बना रहा था, मीन्स जो फूड बना रहा था, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। इस रिएक्शन में ग्लूकोज टूट जाता है, मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब जब ये दोनों पार्ट में डिवाइड होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में। ठीक है, ये इक्वेशन रेस्पिरेशन के आपको ध्यान रखनी है। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, यहाँ पर एयर लिखा हुआ है, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला रिएक्शन है, रेस्पिरेशन है।
ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको प्लांट और एनिमल हर जगह मिलेगा, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट में कभी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया करते हैं या फिर एनिमल बॉडी करती है। चलिए एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में समझेंगे ठीक से क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन यूज्ड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, यानी कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। अब कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं इस पूरे रिएक्शन के बाद में। जैसे कि यहाँ पर देखो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो यहाँ पर 6 CO2 बना रहा है, H2O फॉर्म कर रहा है, प्लस साथ में 38 एटीपी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। इस डेटा को याद रखना है आपको, 38 एटीपी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन does not use oxygen to break down glucose, it incomplete, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे एनर्जी रिलीज़ की जाती है। लेकिन ये इस तरह का जो रेस्पिरेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी कि पूरा का पूरा फूड आपका ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, इससे आपको एनर्जी भी यहाँ पर कम मिलेगी। ठीक है, इस प्रोसेस में आप देखोगे लास्ट में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल एटीपी के निकलते हैं, जबकि आप एरोबिक से उसको रिलेट करो तो वहाँ पर 38 मॉलिक्यूल निकलते हैं एटीपी के। ठीक है, तो इतना कम अमाउंट निकलता है यहाँ पर एटीपी का। ठीक है, अब बात आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता किस में है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल बैक्टीरिया है और हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जैसे कि क्या होता है, हम बहुत एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, उस एक्स्ट्रा एक्सरसाइज में, चलो इस टॉपिक को हम बाद में लेके चलते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर कैसे होता है। ठीक है, अब हम एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, जो मेन डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना होगा, इम्पॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो रिएक्शन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है। मीन्स साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और सेल के अंदर ही एक सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो दोनों का प्लेसिंग अलग अलग है। लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर्म होता है यहाँ मीन्स कितना एटीपी फॉर्म होता है, 38 एटीपी फॉर्मेशन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी बनता है, ओनली ऑन 2 एटीपी फॉर्म होता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर टोटल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब जितना ग्लूकोज है आपके पास उतना सब का सब ब्रेक कर देगा और सबसे एनर्जी रिलीज कर देगा। लेकिन यहाँ पर जितना ग्लूकोज आप ब्रेक डाउन कराना चाहते हो उससे कम ब्रेकडाउन होता है, मीन्स यहाँ पर इनकम्प्लीट रिएक्शन कम होता है। ठीक है, यहाँ पर एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस वाटर बनता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है बट ऑक्सीजन वाटर की जगह लैक्टिक एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो इनके एंड प्रोडक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। ये हो गई छोटा सा डिफरेंस। अब देखो मस्कुलर क्रैम्प क्या होता है, अब हम देखेंगे मस्कुलर क्रैम्प क्या होता है। ठीक है, इस बात को समझना, मस्कुलर क्रैम्प एक अलग से शॉर्ट नोट फॉर्म में भी आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात कर रहे थे एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही मस्कुलर क्रैम्प होता है। वो क्या है, एक्चुअली जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या तो एक्स्ट्रा वर्क की वजह से आपने ध्यान दिया होगा कभी कभी हमारे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, ये पेन कहाँ होता है, हमारी मसल्स के अंदर हो रहा होता है। क्यों होता है, इसका क्या कारण है, एक्चुअली जब हम लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं या फिर बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे होते हो कोई, तो उस टाइम पे हमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नॉर्मल जो हम सांस लेके ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उससे पूरी नहीं हो पाती। मीन्स और ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, बहुत सारा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज़ कराने की। लेकिन जितना उस बॉडी को एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, उतनी ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल हो पाती है। इस वजह से
हमारी जो मसल्स की सेल होती हैं वो अपने आप एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं। उस तरीके रेस्पिरेशन को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये जो हमारे अंदर पेन होता है वो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वहाँ, जो कि है लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प होता है, मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो क्या कारण होता है मस्कुलर क्रैम्प का? तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस, जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, डिमांड्स ऑफ एनर्जी हाई, एनर्जी की डिमांड हाई हो जाती है, बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज़ लिमिटेड। बट ऑक्सीजन की जितनी सप्लाई हो रही है उससे सिर्फ लिमिटेड एनर्जी ही प्रोड्यूस हो पाती है, ठीक है। देयरफॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दी मस्कुलर सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो उस टाइम पे क्या हो गया होता है, मस्कुलर सेल्स अपने आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं, जिसकी वजह से वो जो एनर्जी की डिमांड हो रही थी उसको फुलफिल कर पाती हैं, ठीक है। एनारोबिक ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल। अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है मसल्स में, तो वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बहुत सारा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, मीन्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसी की एक्यूमुलेशन की वजह से मस्कुलर लेड टू क्रैम्प, मस्कुलर क्रैम्प आता है, या फिर हमारे मसल्स पेन होने लगता है, लेग्स में हैंड्स में पेन होने लगता है, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं मस्कुलर क्रैम्प, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है। अब फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखेंगे एक बार हम लोग, ठीक है। हम लोग का ये रेस्पिरेशन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है मेन हम लोग देखेंगे, तो फिर यहाँ से हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोफिल इन प्लांट, यानी लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और क्लोरोफिल भी होना चाहिए प्लांट के पास, जबकि रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल में होता है, ठीक है। उसमें कोई लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर रिक्वायर्ड एनर्जी टू मेक शुगर, ठीक है। यहाँ पर सनलाइट एनर्जी के फॉर्म में उसको चाहिए होता है ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए, लेकिन रेस्पिरेशन में जो एनर्जी मिलता है वो ग्लूकोज से ही मिलता है, यानी शुगर से ही मिलता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस शुगर फॉर्म द सिंपलेस्ट वन, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फूड है, यानी कि शुगर है, वो सिंपल रॉ मटेरियल से मिलकर बना होता है, जबकि रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस शुगर ब्रोक डाउन टू सिंपलेस्ट सब्सटेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में सिंपल सब्सटेंस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जबकि रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट कर सिंपल वन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस में, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है, जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। ये रॉ मटेरियल के रूप में नहीं यूज़ होते, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बनते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकलती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में। इसके पहले हम लोगों ने रिलेशन भी देखा था, तो आप समझ गए होंगे पूरा चैप्टर अच्छे से, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।